केमिस्ट्री पढ़ेंगे आज अपन। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत बायो और फिजिक्स, दो टॉपिक कंप्लीट हो गए थे, दो सब्जेक्ट। अब तीसरा सब्जेक्ट बचा है हमारा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। ये साइंस का लास्ट हिस्सा है। तो भाई केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे क्या, क्योंकि केमिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। रसायन विज्ञान और अंग्रेजी शब्द है इसके लिए केमिस्ट्री। अगर हम इंग्लिश शब्द की बात करें केमिस्ट्री की, तो ये जो शब्द है ये बना है कीमिया से। वो कीमिया एक मिस्र भाषा का शब्द है जिसमें कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी, और उस कीमिया से ही बना है केमिस्ट्री। अगर इसके हिंदी शब्द की बात करें रसायन, तो इसमें दो शब्द हैं, एक है रस और दूसरा है अयन। रस धन अयन मिलके बना है रसायन, रसों के संबंध में पढ़ना। अब रस एक बहुआर्थक शब्द है। रस का अर्थ पानी भी होता है, रस का अर्थ निचोड़ भी होता है, रस का अर्थ एक आनंद से भी होता है। तो रस के यहाँ पर अनेक अर्थ होते हैं, पर यहाँ पर किसी भी तत्व के अंतिम बिंदु निचोड़ को समझना ही रसायन है। पढ़ते इसके अंतर्गत क्या है, जैसे कि हमने बायोलॉजी पढ़ी तो वहां हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जिनमें जान है, जो सजीव हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। काय के लिए काय में बायोलॉजी, जो प्रजनन करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, मर जाते हैं, उनकी संरचना इत्यादि, उनका जन्म, सब कुछ पढ़ते हैं। तो विज्ञान की दो ही शाखा हैं, एक जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन होता है और दूसरा हो जिसके अंतर्गत निर्जीवों का अध्ययन होता है। सजीवों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं वो बायोलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, और बॉटनी के अंतर्गत पढ़ते हैं पौधों में, पौधों के बारे में बॉटनी, और जंतुओं के बारे में जंतु विज्ञान, जियोलॉजी। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स दो ऐसे विज्ञान हैं जिनके अंतर्गत हम पढ़ते हैं अजैव, निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें जान नहीं है, उनका अध्ययन करते हैं हम काय में, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री जब दोनों में ही हम निर्जीवों का अध्ययन करते हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अंतर क्या है? फिजिक्स के अंतर्गत हम पदार्थ और ऊर्जा के परस्पर संबंधों की चर्चा करते हैं। तो वो पदार्थ और ऊर्जा दो ही निर्जीव चीजें हैं। पदार्थ यानी कि कोई मटेरियल, द्रव्य, मैटर, पत्थर, सोना, चांदी, लोहा इत्यादि इत्यादि, ये सब पदार्थ हैं। और ऊर्जा जैसे कि प्रकाश, जैसे कि ताप, ऊष्मा, गुरुत्वाकर्षण बल, बहुत प्रकार के बल है ना, अभी केंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, या अनेक अनेक प्रकार के बल हैं, अनेक अनेक प्रकार की तरंगें हैं, है ना, सबके बारे में अध्ययन करते हैं काय में, हम फिजिक्स में। फिर केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम पदार्थ, पदार्थ की संरचना, पदार्थ के गुण धर्म। पदार्थ क्या है, पदार्थ की संरचना, पदार्थ के गुण धर्म, ये सब पदार्थ के बारे में विस्तृत तरीके से पढ़ा जाता है काय में, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो पहली बात यहीं से शुरू होगी कि जब पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं तो पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की संरचना, पदार्थ की बनावट, ये सब इसके अंतर्गत हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री। क्या कह रहे हैं भाई? केमिस्ट्री शब्द इंग्लिश का शब्द है जिसकी उत्पत्ति मिस्र, मिस्र जिसको हम इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, अफ्रीका का देश है, जिसकी राजधानी क्या है? काहिरा। प्राचीन नाम कीमिया। कीमिया शब्द का अर्थ होता है काला रंग या काला, काली मिट्टी। संभवतः केमिस्ट्री शब्द मिस्र की कला के लिए प्रयुक्त किया जाता था।
तो मतलब ये शब्द कहाँ से बना है, बात तो इतनी हुई है कि भाई ये मिस्र भाषा के शब्द जिसका नाम है कीमिया, उसका अर्थ काला रंग या काला मिट्टी आदि से लिया जाता है, वहां से ये शब्द कीमिया से ही क्या बना है, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहली बार किसी व्यक्ति ने यदि विस्तृत ढंग से अध्ययन किया या पढ़ा या बताया तो वो व्यक्ति थे लेवाइसिए। कौन थे? लेवाइसिए। जैसे हम फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाइसिए को, जैसे हम फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को, जैसे हम फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु कहते हैं ना, तो ऐसे ही हम फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोलते हैं? लेवाइसिए को बोलते हैं। लेवाइसिए कौन है? आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता हैं। 20वीं शताब्दी के एक प्रमुख वैज्ञानिक लिनियस पाउलिंग के अनुसार केमिस्ट्री की परिभाषा कि रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, क्या पढ़ेंगे? पदार्थों के गुणों, सोना चांदी लोहा तांबा ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी हैं दुनिया के जितने पदार्थ हैं, और उनकी संरचना, संरचना मतलब उनकी बनावट, तथा उनसे होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया। यानी कि ओवरऑल ये कह सकते हैं केमिस्ट्री क्या है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के पदार्थ, उनके गुण, उनकी संरचना, उनकी बनावट, उनमें होने वाले परिवर्तन, उनसे मिलकर बनने वाले यौगिक मिश्रण, जो कुछ भी है सब कुछ पदार्थ से संबंधित सारी चीज़ों की चर्चा कायम करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है। अब जब बात यहाँ पे आ गई कि सब पदार्थों के बारे में ही सब कुछ पढ़ना है, पदार्थों के बारे में पढ़ना ही केमिस्ट्री है, पदार्थ जिसको हम द्रव्य भी कह सकते हैं, पदार्थ जिसे हम द्रव्य भी कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे हम मैटर भी कहते हैं। अब ये द्रव्य है, द्रव नहीं है, क्योंकि द्रव होता तो क्या होता है? तरल। द्रव मतलब क्या? कोई तरल पदार्थ। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। ठीक है। अब पदार्थ है क्या? कि हमको केमिस्ट्री में पदार्थों के बारे में ही पढ़ना है, पदार्थ के गुण, पदार्थ की संरचना, पदार्थ की बनावट, सब कुछ। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ की सीधी सी परिभाषा है। क्या है पदार्थ की परिभाषा? कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कोई द्रव्यमान होता है, जिसका कोई द्रव्यमान होता है। अब द्रव्यमान को हम पृथ्वी पर वजन भी कह सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि द्रव्यमान में और वेट में, मास और वेट में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? द्रव्यमान आपकी संरचना में, आपके निर्माण में प्रयुक्त मटेरियल जो है वो आपका द्रव्यमान है, और आपका वजन जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से है। आप में कितना वजन है ये आपके द्रव्यमान पर तो निर्भर करता ही है, साथ में ही क्या निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण। जैसे मैं अभी आप पृथ्वी पर हो तो आपका वजन भाई मान लीजिए 60 किलो है, चंद्रमा पर पहुंच जाओगे 10 किलो के हो जाओगे। तो आपके क्या किडनी लीवर कम हो गए? क्या कुछ हड्डे मड्डे कम हो गए? कुछ खून कम हो गया? कुछ कम नहीं हुआ। जो है वो सब आपका मटेरियल था आप में अंदर, वही आपका द्रव्यमान है। अगर आपको मैं अंतरिक्ष में छोड़ दूं या कुछ भी ना हो स्पेस में, तो आप 0 किलो के हो जाओगे, 0 किलो के। मतलब आपका वजन घट बढ़ रहा है। आपकी किडनी 2 और 4 और 1 नहीं हो रही है। आप किडनी जितनी है उतनी है, खून जितना है, हड्डियां जितनी है, मांस जितना है वो उतना ही उतना है। वही क्या है आपका द्रव्यमान। सबके सबके दिमाग में क्लियर है द्रव्यमान का? भले मैंने कोई ईंट ले ली, उस ईंट में, ईंट काहे से बनी है? मिट्टी से बनी है। उसमें जितनी मिट्टी है उतनी मिट्टी यहाँ रहेगी, उतनी चंद्रमा पे, उतनी अंतरिक्ष में रहेगी, बस उसका वजन कम ज्यादा होता रहेगा। तो द्रव्यमान कभी भी जो है परिवर्तित नहीं होता, द्रव्यमान जितना है उतना ही रहता है, वजन बदलता रहता है। वजन काय की वजह से होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के। पृथ्वी खींच रही है इसलिए हमें वजन है, अंतरिक्ष में कोई खींचने वाला नहीं है इसलिए हमें वजन नहीं है। लेकिन द्रव्यमान तो फिर भी है, द्रव्यमान तो हर जगह है। समझ में आ रही बात मेरी? अब पदार्थ में द्रव्यमान होता है,
द्रव्यमान का मतलब वजन नहीं होता। हाँ, आपको समझाने के लिए कह सकते हैं कि जो स्थान घेरती है, जैसे वजन होता है, कुछ द्रव्यमान होगा तभी वजन होगा, है ना। अब हाँ, मैं जैसे मैं तुमसे कहूँ कि साहब प्रकाश है, कोई ऊर्जा है, कोई तरंग है, उसमें थोड़ा वजन होता है, उसमें कोई द्रव्यमान भी नहीं होता। अब प्रकाश में थोड़ा कोई द्रव्यमान होता है कि लाइट में वजन है, लाइट में वजन, मेरे मूड वजन पड़ रहा है, ऐसा होता है क्या? ऐसा कहूंगा क्या? नहीं कहूंगा ना। आवाज तो आ रही है ना, सुन तो रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि भाई द्रव्यमान होना जरूरी है और स्थान घेरना जरूरी है। स्थान घेरना मतलब आयतन, मतलब वॉल्यूम, आयतन वॉल्यूम। भाई तेरे अंदर एक द्रव्यमान है और तू स्थान भी घेर रहा है, मतलब तू पदार्थ है। अब पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, सजीव या निर्जीव। पदार्थ दो प्रकार के हो सकते हैं, सजीव या सजीव और निर्जीव। अगर तू छोटा सा पैदा हुआ था, बड़ा हो रहा है, तू बच्चे पैदा कर रहा है, तो तू जिंदा है। और जो निर्जीव है सजीव है। और यदि तू जैसा है वैसा ही है, पत्थर है, बड़ा नहीं होगा, पत्थर है, नए पत्थर पैदा नहीं करेगा, खुद से पैदा नहीं करेगा, वो वैसा ही रहेगा, तो वो क्या है? निर्जीव। तो हम निर्जीवों के का अध्ययन करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ वह जो स्थान घेरता है, पदार्थ वह जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, क्लियर है? पदार्थ समझ गए। अब पदार्थ की फिर हम अवस्थाएं देखते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं और पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं। अब भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, तो पहले हम चीज समझें कि भौतिक कहते किसे हैं। भौतिक और रासायनिक में क्या अंतर है? देखो, मैं काला हूं, मैं लंबा हूं, मैं गोरा हूं, या जैसा भी हूं, आपको दिख रहा हूं। आप अपनी भौतिक इंद्रियों से, आंख से, नाक से, कान से, त्वचा से, जिह्वा से चाट कर देख लो, खारो हूं, देख लो आंखन से गोरो हूं, पका के देख लो मुलायम हूं। समझ रहे मेरी बात? तो जो आप इन इंद्रियों से मेरे बारे में कह सकते हो वो मेरे भौतिक गुण हैं। लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है? क्या आप, मैं ऐसी कोई मशीन है या आप आपकी इन इंद्रियों से आप पता कर सकते हो मेरा ब्लड ग्रुप? मेरे रक्त का पीएच मान कितना है, क्या पता कर सकते हो? मेरी लार का पीएच मान कितना है? ये सब काय की बात हो जाएगी? केमिस्ट्री। ये सब रसायन हो जाए, क्या हो जाता है? रसायन। रासायनिक गुण, इन्हें क्या कहते हैं? रासायनिक गुण। वो जो दिखते हैं वो भौतिक गुण। तो भौतिक रूप से पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। हालांकि चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था और खोजी थी आइंस्टीन ने, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। किसने बताई थी? आइंस्टीन ने। एक पांचवी अवस्था और होती है, उस पर चर्चा हम सब पे करेंगे, पर हमारे लिए महत्वपूर्ण ये हम पढ़ते इन तीनों के बारे में ना, हम प्लाज्मा के बारे में भी नहीं पढ़ते। ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की पहली बात, पदार्थ की पहली बात कि पदार्थ में द्रव्यमान होता है और पदार्थ स्थान घेरता है। मास होता है, वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, ये पदार्थ। ठीक। अब ठोस, द्रव, गैस, ये तीन प्रकार के पदार्थ हैं भौतिक रूप से। तो ठोस, द्रव और गैस। तो पहले ये यहाँ से हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी पदार्थ है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है, और इन छोटे छोटे कणों को हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एटम से मिलके बनता है अणु। क्या बनता है? अणु। अणु को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है। क्या घेरता है? स्थान। और जिसमें कुछ भार होता है, भार होता है, जो रुकावट और दबाव डाल सके। पदार्थ वह है जो, और जिसमें कुछ, अब भार की जगह हम क्या कहते हैं? पर आपको ज्यादातर किताबों में क्या लिखा मिलेगा? भार। पर मैं आपको बार बार क्लियर करता हूं कि भार और द्रव्यमान दो अलग चीजें हैं, एक नहीं है। जो रुकावट और दबाव डाल सके, अर्थात स्वयं का हमें एहसास करा सके, मतलब पकड़ सको, रुकावट दबाव डाल सके, आपके ऊपर धर दो,
1 क्विंटल को फतरा सो तुम दब जाओगे, है ना। दबाव डालो नहीं डालो। अपने इन्हीं विशेष गुणों के कारण द्रव्य के प्रकार वावस्थाएं भिन्न भिन्न हुआ करती। भौतिक वर्गीकरण कर रहे हैं पहले। भौतिक वर्गीकरण जिन्हें इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। द्रव्य की भौतिक या बाहर संरचना के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। चौथी है प्लाज्मा, 5वीं है ठोस। देगा फतरा ठोस है, पानी लिक्विड है, ठीक है, और हवा गैस है, और पेस्ट कड़ी प्लाज्मा है, ठीक है। और बॉस एंड कंडेंसेट ये प्रयोगशाला में निर्मित हो सकती है, आपके लिए उसका कोई उदाहरण नहीं है, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अब मैं कहूँ आपसे कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस, अब ये 3 डब्बों में मैंने तीनों चीजें भर रखी हैं। समझिए कि मैं फिर से बता रहा हूं कि हर पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बनता है, जिनको अंग्रेजी में एटम कहते हैं, और परमाणुओं से मिलके अणु बनता है, अणु को मॉलिक्यूल कहते हैं ना, और उनसे मिलके बनता है तत्व पदार्थ, से मैटर कहते हैं। कहानी खत्म। अब ये जो छोटे छोटे परमाणु हैं ये वैसे ही हैं जैसे आप समझ लो कि एक बूंदी का लड़ुआ। क्या है? लड़ुआ देखा है? संक्रांत आती तब लड़ुआ बनाते हैं अपन, तो वो लड़ुआ जो है वो बूंदी से बनेगा, यानी बूंदी क्या हो गई? अणु। अब चलो अणु मान लेते हैं, तो फिर बूंदी काय से बनी थी? तो बेसन का कण क्या हो गया? देखो सुनो, समझो बात को कि भैया जो एक लड्डू से तुलना ऐसे करूँ आपके दिमाग में थोड़ा क्लियर बैठ जाए। बूंदी से लड्डू बनते हैं, पर बूंदी को परमाणु मान लेते हैं। मानना चाहो तो तुम बेसन को मान लो, बेसन से बनेगी बूंदी, वो बूंदी से बनेंगे फिर लड्डू। अब जो बेसन है उससे बूंदी बनाने के लिए भी आपको उसमें चाशनी, वो पानी डालना पड़ेगा, तब तो वो गीला होगा, तभी तो बूंदी बनेगी। चिपकेगा कब वो आपस में बेसन कण? ऐसे फैल फैल जाए, फैल नहीं जाएगा। तो ऐसा भाई लड्डू बनाना है तो लड्डू को बनाने के लिए बूंदी का आपस में चिपकना जरूरी है, उसके लिए चाशनी डलेगी उसमें, तभी तो लड्डू बनेगा। आप चावल के लड्डू बना रहे हो घर पे, या कुछ ही लड्डू बना रहे हो संक्रांत पे, तिली के बना रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ डालोगे ना, चाशनी वगैरह। तो बात यह है कि ये तो तय है कि भाई लड्डू जो है बूंदी से बना है, पर बूंदी खुद से नहीं चिपकी, उसे चिपकाने के लिए कुछ ना कुछ चाशनी के तौर पे है, उसको हम बोलते हैं ससंजक बल। क्या बोलते हैं? अब ससंजक बल क्या होता है कि किसी पदार्थ के परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। बात समझ में आ रही है? किसी भी पदार्थ के परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। अब ससंजक बल जो होता है वो जितना ज्यादा मजबूत होगा पदार्थ, उतना ही ज्यादा पदार्थ के परमाणु उतने ज्यादा नजदीक, ज्ञान मत दे, सुन ले तो सही मारो ना, तुम मुंह से रेड करके समझ, अपनी समझ की व्याख्या मत कर नजदीक वाले को, है ना, वो अपने आप में खुद समझदार है। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी ज्यादा टाइट चाशनी होगी लड़ुआ उतो ही कर्रो बनेगा। संक्रांत में कभी कभी होता है ना, अपन चावल के लड्डू बना देते हैं तो वो बहुत ही खतरनाक टाइप के हो जाते हैं, भिटी में दो तो नहीं फूटे, दांत मात भी टूट जाए लेकिन वो नहीं फूटे। होता है कि नहीं होता बताओ? तो ऐसे लड्डू भी बन जाते हैं। तो अच्छा उसमें पतली चाशनी डाल दो, थोड़ा दूध वगैरह डाल दो, उसमें थोड़ा वो मिला दो, मावा मावा मिला दो, तो फिर बढ़िया वो ओंठन से ही टूट जाता है, कछु दांतन से नहीं टूटे। बात वही है, बस समझ जाओ कि जिन पदार्थों के मध्य ससंजक बल बहुत मजबूत होता है, जिन पदार्थ के परमाणुओं के मध्य ससंजक बल बहुत ज्यादा मजबूत होता है, वो पदार्थ जो होते हैं ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उससे कम ससंजक बल जो होता है वो दूर दूर रहते हैं परमाणु, वो द्रव होता है। और सबसे कम जिसमें ससंजक बल होता है, जिसके परमाणु बहुत ही दूर दूर भर रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है? वो गैस कहलाता है। इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ठोस वह पदार्थ है जिसका आकार और जिसका आयतन दोनों ही निश्चित हैं, पर जितनी जगह घेर रहा है वो निश्चित है। भाई मैंने कहा कि ये जो है ये जितनी जगह घेर रहा है फिक्स है,
इसका आकार भी फिक्स है, ये गोल है, कोई चौकोर है, ये चौकोर है, जो कुछ भी है, चौकोर है, गोल है, त्रिकोण है, मतलब उसका आकार भी कैसा है, फिक्स है। वो कितनी जगह घेर रहा है वो अभी फिक्स है। इसलिए क्योंकि उसके परमाणुओं के मध्य जो बल लग रहा है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कोस किसके, ठोस, सॉलिड का, सॉलिड ठोस। द्रव की बात करें तो थोड़ा सा उसके मध्य लगने वाला संजक बल कमजोर हो जाता है ठोस की अपेक्षा। इसलिए द्रव का जो है आयतन तो फिक्स है, वह जितनी जगह घेर रहा है वो तो फिक्स है, पर उसका आकार फिक्स नहीं है। जैसे पानी को आप देखो, तो पानी को आप गिलास में भरोगे तो वो गिलास के जैसा हो जाएगा, वो प्लेट में डाल लो तो प्लेट जैसा हो जाएगा। क्या उसका कोई आकार है पानी का, कि पानी गोल है, पानी चौकोर, ऐसा होता है कि नहीं होता? कोई लिक्विड है, दूध है, तेल है, घी है, सब। घी अगर जमा हुआ तो अलग बात, ठीक है। तो द्रव का आकार अनिश्चित है पर आयतन फिक्स है। जगह उतनी ही घेरेगा, गिलास में भरोगे तो लंबा हो जाएगा, जगह उतनी ही घेर रहा है, लंबाई में घेर रहा है, प्लेट में चौड़ाई में घेरेगा, खत्म कहानी। अगर आप गैस की बात करते हो तो इसके परमाणुओं के मध्य लगने वाला संजक बल बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और इतना कमजोर है कि उसका ना तो कोई आकार है, क्योंकि वो परमाणु जो है बहुत दूर दूर है। आप देखोगे तो परमाणु इसके उड़ रहे हैं इधर उधर, बहुत दूर दूर हैं, देखो। इसलिए इसका कोई क्या क्या नहीं है, कोई आकार निश्चित नहीं। क्या हवा का कोई आकार है? नहीं। ऐसे ही मैं कहूं तो पानी कितने से जाएगा वो, ऊपर से? लीक में हुआ होगा, स्वीडन बैठ गई। आकार निश्चित है नहीं है। इससे ऐसे ही इसका जो स्थान घेर रहा है वह भी निश्चित नहीं। इस कमरे में बहुत सारी हवा है, ठीक है, पूरे कमरे को घेर रही है, लेकिन इस पूरे कमरे की हवा को मैं एक छोटे से सिलेंडर में भर सकता हूँ। भर सकता हूँ नहीं भर सकता? नहीं भर सकता, ना ही कर रही, नहीं भर सकता। अरे भैया मैंने हवाएं भर ली गुब्बारे में, तो कम जगह घेर रही है, और आप गुब्बारे फोड़ दो, हवा पूरे में फैल गई। अब ऐसा समझ गई? उल्टो समझ गई, सीधे ना समझ पा रही थी। भाई गुब्बारे में जो हवा भरी है, धुआं भर है, धुआं भर लिया मैंने, वो फोड़ दूंगा तो पूरा नहीं फैल जाएगा? अभी कम जगह घेर रहा था और बहुत सी जगह घेर रहा है, मतलब इसका जो है आयतन भी निश्चित, आयतन भी अनिश्चित है और आकार भी अनिश्चित है। काय का? गैस का। बात सही में आ रही है? सबसे ज्यादा संजक बल, सबसे पास पास परमाणु कौन के हैं? उसके बाद, उसके बाद आकार आयतन दोनों निश्चित, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, और आकार आयतन दोनों अनिश्चित। क्लियर हो गया? ये भौतिक वर्गीकरण था। अब हम इसके कुछ रासायनिक वर्गीकरण की बात करेंगे। पदार्थों का दो तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं हम। जैसे पहला है भौतिक वर्गीकरण, आप समझ गए, ठोस, द्रव और गैस। अब अगर हम रासायनिक वर्गीकरण की बात करें, चूंकि हमें वैसे ही रसायन पढ़ना है, तो हम पदार्थ को उसके रासायनिक गुण जिन्हें हम भौतिक तौर पर ना देख सकें, उसके आंतरिक तौर पर देख सकें। अब मैंने कहा कि साहब पानी है, पतरा है, या फिर हवा है, ये तो मैं बाहर समझ पा रहा हूं, पर पानी में नमक मिला है ये मुझे बाहर समझ में नहीं आ, या दूध में पानी मिला है, या उस पत्थर में सोना कितना है, चांदी कितना है, कौन सी धातु कितनी है, ये उसकी क्या है, आंतरिक चीज। तो अगर हम बात करें रासायनिक वर्गीकरण की, तो हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। क्या है? शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है? शुद्ध पदार्थ का सीधा सा मतलब है कि इसमें एक ही प्रकार का पदार्थ है, कोई मिलावट नहीं। शुद्ध पदार्थ को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक। देखिए जैसे मैंने कहा कि Na माने क्या है? सोडियम, ठीक है। जैसे मैंने कहा Fe माने क्या है? लोहा। जैसे मैंने कहा K माने क्या है? पोटेशियम। क्या है?
कि नहीं, के माने कैल्शियम कह दोगे, के माने कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? सी ए, सी ए, सी एल क्लोरीन, सी ए कैल्शियम। अभी आगे पढ़ लेंगे, घबराना मत, जिसको नहीं भी पता है, आर्ट वाला है, कॉमर्स वाला है, उसे बेचारे को क्या पता। देखो, तो शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है कि जिसमें अकेला सोडियम है और कुछ नहीं है, अकेला लोहा है, अकेला पोटेशियम है, अकेला कैल्शियम, अकेला मतलब क्लोरीन, जो भी है, ऑक्सीजन, कार्बन, कुछ भी है, अकेला ये होना चाहिए। तो वो तो क्या है? वो तत्व है। क्या है? तत्व। तत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट मतलब कोई भी एक, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जो भी है एक है और उसमें कोई चीज नहीं। ठीक है, वो कहलाता है तत्व। क्या कहलाता है? तत्व। अब बात करते हैं यौगिक का। यौगिक का मतलब यह है कि उसमें दो चीजें हों, दो से अधिक भी हों, पर उनकी मात्रा फिक्स हो। तत्व यौगिक को भी अपन अशुद्ध नहीं कह सकते। तो साहब आप कह रहे हो शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या है कि भाई जिसमें पदार्थ में मिलावट ना हो। अब मैंने कहा कि साहब तत्व, तत्व जिसमें एक ही एलिमेंट हो। और यौगिक का मतलब क्या? एलिमेंट दो या दो से अधिक हो। देखो, दो या दो से अधिक चीजें मिला दो मिश्रण भी हो जाएगा, पर यौगिक और मिश्रण में अंतर है। यौगिक का मतलब है कि उसमें फिक्स है मात्रा। मात्रा कैसी है? निश्चित है। जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे मैंने कहा आपसे कि CO2, इसमें दो तत्व हैं, एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है, लेकिन फिक्स है। अकेला मैं अगर CO लिखता हूं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, या मैं C2O कर दूं तो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ये तभी जब कार्बन एक है और ऑक्सीजन दो है। ये मात्रा निश्चित है। मैं कहूं कि जल कब होगा? जब H2O कहूंगा। अगर मैं कह दूं कि साहब HO2 कह दूं तो भी जल नहीं है, या अकेला HO कह दूं तो भी जल नहीं है। जल कब होगा? जब H, हाइड्रोजन दो होना चाहिए और ऑक्सीजन एक होना चाहिए। बात सही में आ रही है? जैसे मैं कहूं कि साहब ग्लूकोज है तो उसका हमने के साथ C6 है, H12 है, O6 है, यानी कि इनकी मात्रा निश्चित है, यही होगी तभी ग्लूकोज होगा। इससे कम या ज्यादा कुछ भी करोगे ग्लूकोज नहीं होगा। तत्व दो या दो से अधिक हों, तत्व दो या दो से अधिक हों, पर उनकी मात्रा कैसी हो? निश्चित हो, तब वो कहलाता है यौगिक। और तत्व अकेला एक ही है, मगर अकेला C है तो क्या है? तत्व। ठीक। अब तत्व को भी हमने दो कैटेगरी में बांटा है, धात्विक और अधात्विक। क्या बांटा है? अब धात्विक और अधात्विक ये है अंग्रेजी में मेटल, नॉन मेटल। नो मेटल हो गए, नॉन मेटल हो गए। मेटल क्या है इसके आगे बहुत चर्चा होगी, फिर भी हम बात कह रहे हैं सामान्य से गुण है कि जिनमें करंट आता है, जो ठोकने पीटने पर चमकदार, जिनकी चद्दर बन जाए, जिनके तार खींचे जा सकें, जिन्हें पीटो तो चद्दर बन जाए, जिन्हें खींचो तो तार बन जाए, जो सामान्यतः ठोस हो। अब बात पारा, पारे को छोड़कर, पारा लिक्विड फॉर्म में धातु है, ठीक है, जो सामान्यतः रगड़ने पर जिनमें चमक पैदा होती है और जिनमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, सभी क्या कहलाते हैं? धातु। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? धातु। धातु पदार्थ क्या है? धातु। अब आगे हम ये भी चर्चा करेंगे कि साहब इनमें ये गुण क्यों होते हैं, करंट क्यों आता है। बहुत से, सभी ठोस नहीं होते हैं, कुछ इतने ज्यादा मुलायम भी होते हैं, चक्कू से काट सकते हैं, जैसे क्या सोडियम। लोहा बहुत कठोर है, वो भी धातु है, और सोडियम भी क्या है? धातु। उसे आप चक्कू से काट भी सकते हो। अधात्विक क्या पदार्थ हैं? वे पदार्थ जो कि धातु के जस्ट उल्टे हैं, जिनमें करंट नहीं आता है, जो आघात वर्धनीय होते हैं, आघात वर्धनीय नहीं होते हैं, भंगुर होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब होता है जो चद्दर बन जाए। इनकी चद्दर नहीं बनती, इनका तार भी नहीं बनता, ये भंगुर होते हैं। कौन से? धातु। अधातु, जैसे कि सभी प्रकार की गैसें हैं, सभी प्रकार की गैसें हैं, सब क्या है? अधातु, जिनमें करंट नहीं आता, इनमें करंट नहीं आता।
तो ये क्या कहलाते हैं? धातु। हालांकि बीच में आप चाहो कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन, जैसे कि जर्मेनियम, जैसे कि कार्बन, ये सब क्या है? कार्बन ना कह के ग्रेफाइट कह दो, वो ठीक रहेगा, है ना। ये सब क्या कहलाती हैं? उपधातु। ये धातु और अधातु के बीच की कड़ी होती है, बीच का जो गुण प्रदर्शित करते हैं, ना धातु है ना ही अधातु। सिलिकॉन होता है ना, सिलिकॉन जिससे हमारे मोबाइल वगैरह की चिप वगैरह बनती है, सब ठीक। यौगिक की बात करूं तो यौगिक दो प्रकार के होते हैं। यौगिक समझ गए? यौगिक मतलब जिनमें तत्व दो या दो से अधिक हैं, तत्व दो या दो से अधिक हैं, पर मात्रा कैसी है? निश्चित है, फिक्स है। कि जैसे मैंने कहा कि CO2, CO2, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, तभी कहलाएगा ये यौगिक। अब यौगिक दो प्रकार के हैं, यौगिक दो प्रकार के हैं। मैंने कहा एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। अब कार्बनिक अकार्बनिक मतलब क्या भाई? जिसमें कार्बन है, सी है, वह कार्बनिक। जिसमें सी नहीं है वो कार्बनिक। जैसे मैंने कहा कि आपसे कहा कि H2O, बताओ कार्बनिक है क्या कार्बनिक? अकार्बनिक, कहीं तक तो नहीं है कार्बन। जैसे मैंने आपसे कहा NH3 क्या होता है? अमोनिया, क्या है? कार्बनिक का कार्बनिक? अकार्बनिक। जैसे मैंने कहा NaCl, कौन कह रहा है कार्बनिक? कार्बनिक है। अरे सी देख के मत कर दियो कार्बनिक, जो सी माने कार्बन नहीं है, जो Cl है वो क्लोरीन, एक ही Cl। जैसे CO2 ये कार्बनिक, इसमें कार्बन है। जैसे मैंने कहा C6H12O6, ये भी कार्बनिक है ना। और भी बताओ। मीथेन CH4, ये भी, इसमें भी कार्बन। यार फिर तो सब हाइड्रोकार्बन हो गए, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, सब। तो जिनमें कार्बन होता है वो कार्बनिक, और जिनमें कार्बन नहीं होता है वो अकार्बनिक। क्लियर? अब बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण मतलब मिक्सचर है, मिक्सचर, चकना, पपड़ी भी है, थोड़ी सी दाल भी है, स्नैक्स, तुम्हारी भाषा में स्नैक्स, इनकी भाषा में चकना, तुम्हारी भाषा में स्नैक्स। मतलब उसमें पपड़ी भी है, सेव भी है, थोड़ी सी, है ना, गांठिया भी है, सब मिला दो तो वो क्या है? मिश्रण। जिसमें मतलब सब कुछ मिला मिलू दो, वो बन गया है मिक्सचर, मिश्रण। अब मिश्रण भी दो प्रकार का हो सकता है, एक समांगी, एक विषमांगी। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब होता है दो जिस्म एक जान। क्या होता है? समांगी मिश्रण मतलब दो जिस्म एक जान। और दो जिस्म एक जान मतलब क्या भैया? मतलब एक दूसरे में ऐसे मिल गए कि समझ ही नहीं आ रहा। दोनों के गुणधर्म, जैसे पानी में नमक मिल जाए, पानी में शक्कर मिल जाए, मिलने के बाद एक हो जाए, पता नहीं है कौन कहाँ पानी कहाँ नमक। लेकिन पानी में मैं अगर रेत घोल दूं, पानी में मैं अगर मैं रेत घोल दूं, पानी में मैं कुछ चूना डाल दूं, तो पानी और वो मतलब सिस्टम अलग हो जाएगा, वो मिलके एक जैसे नहीं हो पाए। बिले और विलायक दोनों के गुणधर्म एक जैसे होते हैं, तो उनसे बनने वाले मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। अब शक्कर में ऐसा तो है नहीं कुछ सब निश्चित मात्रा हो, भाई 1 चम्मच डाल दो, और मीठा पीना है तो 1 चम्मच और डाल लो, हैगा कहलाएगा तो मिश्रण ही वो। ठीक है, तो मात्रा निश्चित नहीं। ठीक है, ये पूरी चार्ट समझ में आ गया क्या? ये पूरी कहानी समझ में आ गई क्या भैया सबको? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो मेरे से। वैसे कोई सो रहा हो तो अलग बात है। द्रव्यों की तीन अवस्थाओं की तुलना की बात कर रहे हैं। देखो, अगर हम बात करें द्रव्य की तीनों अवस्थाएं, मतलब कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। बात करें गुण काय के? ठोस के, ये द्रव के और ये गैस के।
आकार की बात करें तो ठोस का निश्चित है, द्रव का निश्चित है, गैस का भी अनिश्चित। आयतन की बात करें तो ठोस का निश्चित है, गैस का निश्चित है, द्रव का निश्चित है, गैस का अनिश्चित है। बहने के गुण की बात करें तो ठोस नहीं बहते, नहीं मैं बह जाता हूँ, पड़ा पड़ा तुम बहगा होते हो, समझे ना, तुम बह रहे, हम सब ठोस है ना, लेकिन तुम्हें नाक जरूर बह जाएगी, जुकाम हो रहा हो तो बह गई। तो नाक क्या है, द्रव, ठीक है, यह ऊपर से नीचे बहते हैं, ऊपर से नीचे बहते हैं, जब तक कि उनका तल समतल ना हो जाए, ठीक है। और ये जो होते हैं ये प्रत्येक दिशा में फैलते हैं, ठीक, प्रत्येक दिशा में फैल जाते हैं। दाब का प्रभाव इन पर बहुत ही कम, अब मैं इसको और फुल दबा सकता हूँ, जितना दबा है वो फिक्स है, पहले ही उनके अणु कैसे हैं, पास पास हैं, है ना, किसी ईंट को दबाओगे तो उतना ही दबेगा ना, उतना, लेकिन अगर मैं किसी द्रव को दबाऊंगा तो वो ठोस से ज्यादा दब जाए। गैस को तो हम जब मान लो कि वो बहुत, गैस को तो बहुत ज्यादा दबा सकते हैं, ये बहुत संपीड्य होता है, बहुत सारी गैस को हम छोटे से सिलेंडर में दबा दबा के कंप्रेस्ड करके भर सकते हैं, ठीक है। ठोस की अपेक्षा अधिक और सबसे अधिक किसको दबा सकते हैं, गैस को। प्लाज्मा, प्लाज्मा द्रव्य की एक चौथी अवस्था है। प्लाज्मा पेस्ट होता है ना, ठीक है, जो कुछ द्रव भी है और कुछ कुछ गैस है, कुछ द्रव भी है और कुछ ठोस भी है, ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होती है प्लाज्मा, है ना। द्रव की पांचवी और नवीनतम अवस्था का नाम क्या है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कभी कभी पूछ लेते हैं इसका नाम भी, ये भी याद रख लेना। बात करें ठोस की तो ये पूर्ण रूप से असंपीड्य है, असंपीड्य मतलब जिन्हें दबाया, निश्चित आकार तथा आयतन के होते हैं, ठोस का आकार निश्चित, आयतन निश्चित। इनमें प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण होता है, मतलब ससंजक बल, अंतरा आणविक मतलब खुद के अणुओं के बीच चिपकने का गुण प्रबल होता है, कैसा होता है, प्रबल। अंतरा आणविक बल समझते हो ना, अपने अणुओं के अंदर अंतरा आणविक, जिसके कारण इनके अणु आपस में बंधे होते हैं, जैसे लोहे का सामान, लकड़ी, बर्फ इत्यादि, ये सब ठोस होता है। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अधिकतर ठोस क्रिस्टलीय होते हैं, फोरो फारो तो टुकड़न में टूट जाएं, बतेस देखो, बतेसा, बतेसा टोरो टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनका कोई आकृति नहीं होती, जैसे कि स्टार्च है, ये कैसा होता है, अक्रिस्टलीय, ठीक। क्रिस्टलीय ठोस, लगभग सभी ठोस क्रिस्टलीय होते हैं, अर्थात इनका कोई निश्चित ज्यामितीय आकार, ज्यामितीय आकृति होती है, गोल है तो कोना है, लंबा है। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनकी कोई आकृति नहीं होती, जैसे कि स्टार्च अक्रिस्टलीय, जिनका एक निश्चित आकार होता है, गोल, चौकोर, तिकोना, ये वो सब क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय। जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टल। अक्रिस्टल ठोस का निश्चित गलनांक होता है, तो क्रिस्टल ठोस का निश्चित गलनांक होता है। निश्चित गलनांक मतलब क्या, लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, एक तापमान 500 डिग्री पर पिघल गए, तो मतलब लोहे का, सोने का, चांदी का, हर धातु का पिघलने, गलनांक माने वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल के क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए, द्रव बन जाए, इतना इतने गर्म कर दो, ठीक। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता। अगर हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टल ठोस में अंतर देखें, क्या अंतर होगा, ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये अति शीतल द्रव अथवा आभासी ठोस होते हैं। ये मतलब ये ठोस हैं, ये तो हमने ठंडा करके, जमा करके या आभासी कर दिया है रूप से। भिन्न भिन्न दशाओं में इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग ठोस के गुण अलग अलग होते हैं, कोई पीला है, कोई काला है, कोई बहुत कठोर है, कोई बहुत मुलायम है, अलग अलग ठोस के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में गुण अलग होते हैं। इनके भौतिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। इनका गलनांक तीक्ष्ण होता है, फिक्स है, इतने पिघल जाएंगे, ये ताप के निश्चित परास पर पिघलते हैं। काटे जाने पर इनमें स्पष्ट
विदलन होता है, मतलब के काटोगे तो वहां से दरार पड़ जाती है, अलग हो जाते हैं। इनमें अनियमित विदलन होता है, कहीं पर भी ऐसे 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 वैसे कटना। ये पुल पुले ठोस हैं, समझ रहे हो, पुल पुले ठोस और टाइप के ठोस हैं, ये एक फिक्स ठोस है। ठीक। सोडियम क्लोराइड व अन्य लवण धातु ऑक्साइड अथवा सल्फाइड आदि आयनिक ठोस हैं। ये कैसे ठोस हैं? आयनिक। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या धातु ऑक्साइड कैसे ठोस हैं? धातु सल्फाइड कैसे ठोस हैं? आयनिक। अभी हमको पल्ले नहीं पड़ा साहब। अरे पल्ले पढ़ना क्या है? ऑक्सीजन क्या है? गैस। और लोहा क्या है? ठोस। बात सही में आ रही है? अब लोहे में लगी जंग, लोहे में लगी जंग मतलब क्या हुआ? लोहे ने ऑक्सीजन से क्रिया करी, मतलब क्या कहेंगे उसे? लोहा ऑक्साइड। बात समझ ना? लोहा ठोस है, ऑक्सीजन गैस है, लोहे में लगी जंग, जंग को क्या कहेंगे? लोहा ऑक्साइड। जंग होती कैसी है? ठोस होती है। जंग देखी होगी ना जंग? अरे जंग देखिए ना, देख लेना बाहर जंग लगी है। जंग कैसी होती है? ठोस होती है। पर कैसी ठोस है जंग? आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस मतलब क्या भाई? यहां पर लोहे के और ऑक्सीजन में आपस में क्या बन गया? बंध बन गया। कौन सा बंध बन गया? आयनिक बंध। दोनों ने एक दूसरे से संबंध स्थापित कर लिए, क्रिया कर ली। समझ रहे मेरी बात? और मटेरियल कैसा बना है? ठोस बना है। तो उसे क्या कहेंगे? आयनिक ठोस। अगर सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर से किसी ने क्रिया कर लिया, सल्फर से, तो ये क्या कहलाएगा? सल्फाइड कहलाएंगे। कोई भी ऑक्साइड हो, कोई भी सल्फाइड हो। आगे आप केमिस्ट्री में आ रहे हो तो थोड़ी सी केमिस्ट्री के रंग में रंग हो, इन शब्दों को समझना। ऑक्साइड क्या है? जिस कभी भी ऑक्सीजन किसी से क्रिया कर ले, क्या कहलाएगा वो? ऑक्साइड। ठीक है। सल्फर किसी से क्रिया कर ले, क्या कहलाएगा? सल्फाइड। आ रही बात समझ में आपको? तो भैया ये सभी क्या कहलाते हैं? आयनिक ठोस। आयोडीन, गंधक, फास्फोरस आदि आणविक ठोस हैं। छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने हैं। आप जानते हैं आयोडीन, गंधक, फास्फोरस, इनको हवा में दो तो उड़ जाते हैं ये सब। अणुओं के बीच जो क्षीण आकर्षण बल होता है उन्हें वांडर वांडर वॉल्स बल कहते हैं। क्षीण, जिनके मतलब कम बल होता है, उसे क्या बोलते हैं? वांडर वॉल्स बल कहते हैं। डायमंड, हीरा, जानते हो ना? हीरा, ग्रेफाइट। हीरा ग्रेफाइट दो ही क्या है? कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर। ठीक है, कार्बन के अपर रूप मतलब है एक ही मैतारी बाप के दो मोड़ा। ठीक है, ये हीरा भी और ग्रेफाइट का कहेंगे? कार्बन। ठीक है। सिलिका मन बजरी, सिलिका मन का होता है बजरी भसुआ। सिलिका, सिलिकॉन, SI, बजरी भसुआ में पाया जाता है। आदि कैसे हैं? परमाणविक ठोस हैं। कैसे ठोस हैं? परमाणविक ठोस हैं। जो द्रव ठंडा होने पर शुद्ध ठोस में न परिवर्तित होकर अनियमित आकार के ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें अक्रिस्टलीय कहते हैं। ठंडा करो, जब वो ठंडा हो तो वो एकदम एक निश्चित आकार में ना बने, कैसा भी आकार उनका हो जाए, उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टल ठोस कहते हैं। कांच कैसा है? अक्रिस्टलीय ठोस है। अति शीतल द्रव सिलिकॉन वगैरह को क्या करते हैं? हम पिघला देते हैं। जो कांच बनता है ना, कांच, कांच ठोस है और इसको अगर तुम तोड़ोगे तो इसमें कोई निश्चित आकार से नहीं टूटेगा, ये कहीं से भी टूट जाए, चटक जाएगा। कांच क्या है? ठोस है, लेकिन कैसा ठोस है? अक्रिस्टली ठोस है। क्योंकि कांच बनता कैसे है? सिलिकॉन को हम बहुत उच्च ताप पर पिघलाते हैं और पिघला के क्या करते हैं? एकदम उसको ठंडा करते हैं। तो अति शीतित द्रव है वास्तव में। ये क्या है? ठंडा करके जमाया गया। जबकि लोहा थोड़ी ना ऐसा है, लोहा तो ठोस अवस्था में ही है, उसको हम पिघला के जमा देंगे तो उसका एक निश्चित आकार होगा। ठीक है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, ये कैसे भी जम जाता है। तो ये क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है कांच। द्रव की बात करें तो वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित, आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, क्या कहलाते हैं? द्रव। द्रव जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते, तथा इनका तल सदैव ही क्षैतिज, समझते हो ना? आड़ो, ऊर्ध्वाधर माने ठाड़ो, क्षैतिज माने आड़ो, ऊर्ध्वाधर माने ठाड़ो। पानी, दूध, ग्लिसरीन और भी तुम कह दो जो कुछ। गैस वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, क्या कहलाते हैं?
गैस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनका आकार भी अनिश्चित है, जिनका आयतन भी अनिश्चित। क्या कहलाते हैं? गैस। जल, गंधक, गंधक माने सल्फर, फास्फोरस, जल, गंधक, फास्फोरस इत्यादि पदार्थ तीनों ही अवस्था में होते हैं। पानी लिक्विड भी होता है, पानी पानी लिक्विड है, पानी गैस के रूप में है, पानी गैस के रूप में है, और पानी बर्फ में ठोस के रूप में। ऐसे ही गंधक भी और ऐसे ही फास्फोरस भी। ये तीन पदार्थ ऐसे हैं जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। कौन कौन से पदार्थ? जल, गंधक, फास्फोरस। कपूर, नौशानदार, आयोडीन। कपूर देखा है, अगर उसको हवा में खुला छोड़ दो तो बस उड़ जाता है। ऐसे आयोडीन भी उड़ जाता है, नौशानदार भी उड़ जाता है। कपूर से अपन आरती करते हैं ना, तो छोड़ दो पन्नी में, ऐसे खुला छोड़ दो तो मालूम चलेगा 5 दिन बाद गए तो गायब, कपूर है ही नहीं, कहाँ चला गया घूमने। उसे बोलते हैं, इस प्रक्रिया को जब कोई ठोस सीधा क्या बनता है? गैस। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। देखिए, कपूर, नौशंदर, आयोडीन ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। बात सही में आई क्या? पल्ले पड़ रहा है कुछ? नहीं पड़ रहा? अब पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, इसको कल पढ़ाऊंगा।